अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी साहिबा, आपको रमजान का महीना मुबारक हो, जो कि अपने आप एक एंड पर आ रहा है। आपको आने वाली ईद मुबारक हो। भगवान करे पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा जुनून पैदा करे कि ईरान की लड़ाई रुक जाए, शायद अफगानिस्तान की लड़ाई ना हो और इंडिया के साथ कहीं ना कहीं भाईचारा आ जाए। थैंक यू सो मच सर। सर वैसे ये तमाम चीजें आप वो बता रहे हैं जो कोई चमत्कार ही हो सकता है और चमत्कार आजकल नहीं होते। लेकिन सर अगर हम बात करें ईरान की, सबसे पहले तो गल्फ कंट्रीज की एक मीटिंग आज होनी है और आपको क्या लग रहा है कि ये क्या बात करेंगे और क्या डिसाइड होगा या कुछ रोक पाएंगे इस लड़ाई को? डेफिनेटली ये एक बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये मीटिंग इस सो कॉल्ड लड़ाई से अगर पहले हो जाती तो शायद इस तरह की लड़ाई ना होती। जो 10-12 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जहां पर यूएस के बेसिस हैं, वो अगर यूएस को कन्विंस कर पाती, डरा पाती, धमका पाती, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लें, बट मुझे लगता है कि इन कंट्रीज के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी आवाम के लिए, अपने अपने देश के लिए और दुनिया के लिए, कि इस तरह का जो एक ऑयल संकट भी पैदा हो रहा है पूरी दुनिया के लिए, इस सब से बचा जा सकता है अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और अरब कंट्रीज नोइंग फुली वेल कि ईरान कुछ भी कह लीजिए है तो आपका अपना अरब कंट्री का पार्ट, मैं तो कहता हूं। सो अब ये जो मीटिंग हो रही है देर आए दुरुस्त आए, एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि यस, ये मीटिंग सक्सेसफुली कुछ अच्छी चीजों पर आए, कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बढ़ाने के बजाय कम आए, ऐसा होप किया जा सकता है, दुआ करी जा सकती है। रमजान का महीना है, चलिए भगवान करे, अल्लाह करे सबके दिलों पर, दिमाग पर एक अच्छी बात आए कि किस तरह इस लड़ाई को रोका जाए। बिल्कुल सर। सर लेकिन उसकी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान पर भी मुसलसल अटैक चल रहा है। ईरान के अटैक जो है वो भी रुकने में नहीं आए हैं। उनके कई लीडर्स ईरान के जो हैं वो अभी भी मारे गए हैं और फिर उनका ये कहना उनके प्रेसिडेंट का कि हम तो जी बदला लेंगे, और इसी तरह की बातें बाकी जगह चली। तो सर लगता तो नहीं है कि ये इतनी जल्दी ये वॉर रुकने वाली है। तो ऐसे में ट्रम्प का क्या होगा? क्योंकि ट्रम्प के तो और ही तरह की सोच थी। उनका ख्याल था कि बड़ी जल्दी वो ईरान को दबा लेंगे और आगे उनके मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं। अगर बैटल इंडिकेटर्स या चीजों को इवेलुएट करें तो आप शायद ठीक निष्कर्ष पर आ रही हैं कि सुलेमानी का मारा जाना, लारिजानी का मारा जाना, जिस तरह के स्टेट में, क्योंकि लारिजानी, एक बात बता दूं, चाहे कितने भी कट्टर थे बट उनकी होल्ड गवर्नमेंट में बड़ी अच्छी थी। और बाय द वे आपको भी पता होगा न्यूक्लियर वाला जो पीस टॉक्स थे सो कॉल्ड, उसमें वो इन्वॉल्व भी थे। और अगर उसकी बैकग्राउंड को लेकर चले, जैसा कि बोला जा रहा है और ओपन डिक्लेरेशन आपके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी किया कि हमने आईएईए के साथ जो बातचीत करी उसमें जो सो कॉल्ड यूरेनियम से रिलेटेड है, हमने माना, हमने बताया कि हमारे पास 60% एनरिच यूरेनियम है और हम इसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई एक अच्छी बात चल रही थी। सो और अगर इन टॉक्स के अंदर लारिजानी इन्वॉल्व हैं तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा, जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक कि लारिजानी के मारे जाने का बदला लेना है, तो एक गुस्सा ओब्लिक एक जुनून होगा उस तरह का। दूसरा, क्या उसको उसकी आवाम, उसकी जो काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल, और इवन यूएस, क्या वो उसे उतना सीरियसली ले पाएंगे? क्योंकि जब नया आदमी आता है कोई, तो अब उसमें ये सोचना कि कोई मॉडरेटर आ जाएगा, भाई हायरार्की ऐसी रही है जो कट्टरवाद की है, तो निकलकर अगला आदमी कट्टर ही आएगा। अब आप बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको पता होगा पेशकिया साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तब ऐसी उम्मीद करी जा रही थी कि वो काफी मॉडरेटर है, मतलब वो उतने कट्टर नहीं है। अब आप देख लीजिए वो कहां से कहां बात पहुंच गई उनके केस में भी। सो मुझे लगता है कि ये बात आपकी सही है, ईरान काबू में इस समय नहीं आएगा क्योंकि वो गुस्से में होगा।
बदले में होगा, उसे प्रूव करना है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। कमजोरी सही, लेकिन उस कमजोरी में भी वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, वो नेगोशिएट नहीं करेगा, वो दे विल ट्राई कि नहीं आप रोकिए, हम क्यों रोकेंगे, वगैरह वगैरह। सो ईरान के तरफ से इट विल बी अ प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह के इंडिकेटर इवन यूएस दे रहा है वो भी कोई बहुत अच्छे इंडिकेटर नहीं है बातचीत से रिलेटेड। लेकिन डिप्लोमेसी में हम लोग मानते हैं कि जैसे ही दो पार्टीज ये बोलती हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, इसका मतलब बातचीत हो रही है कहीं ना कहीं। भाई तभी तो, अरे भाई अगर मैंने आरजू काजमी साहिबा को ये बोला है कि आरजू साहिबा मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगा, ये बातचीत तो हो रही है ना फिर। इसका मतलब तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं, अच्छा देन वो ईरान ने कहीं ये भी बोला हम ओमान में ओमान के थ्रू बातचीत नहीं करेंगे। भाई तुमसे पूछा कितने था? इसका मतलब है ओमान के थ्रू बातचीत की कहीं ना कहीं कोई उम्मीद या बातचीत बन रही है। और वैसे भी ये लड़ाई अब उस लेवल पर आ गई है कि अब इससे और ज्यादा क्या होगा, अब इससे और ज्यादा होगा हॉर्मूज की लड़ाई ऑन ग्राउंड आ जाएगी, और तो अब कुछ बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यूएस पूरे के पूरे ईरान के ऊपर कब्जा करके चीजों को ठीक कर पाएगा। बिल्कुल। लेकिन जी लेकिन सर बाकी दुनिया इस तमाम सिलसिले में कहाँ खड़ी है? खास तौर पे जो बड़ी कंट्री जिसमें चाइना भी शामिल है, वो किसी किस्म का बात को रोकने की या लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी क्या रीजन हो सकती है? ये तो डैमेजेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज के हिसाब से सर फुटेजेस आती हैं, कभी ये बिल्डिंग उड़ा दी, कभी वो उड़ा दी, ये सब कुछ चल रहा है। बिल्डिंग उड़ाना, एक बड़ा अटैक करना, एक बहुत बड़ा अटैक करना, एक उससे भी बड़ा अटैक करना इज ओनली अ डाटा। एक्चुअली अगर सही बात देखें ना, आप और मेरे लिए टीवी पे हम चाहे कितने भी देख लें, आपको एक्चुअली उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या पता चल रहा कि एक बड़ा धमाका हुआ, एक और बड़ा धमाका हुआ, एक सबसे बड़ा धमाका हुआ, अब एक और बदले का, अब 50वीं वेव का अटैक हुआ है, 97वीं वेव का अटैक हुआ है, वेव हो रही है। This will not give. What will give us hope? Hope अब ये है कि ये लड़ाई का जो एस्केलेशन है ये 3 जगह जा सकता है। एक, हॉर्मूज पे लड़ाई हो जाए, और अगर हॉर्मूज पे लड़ाई हो जाए तो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाए। जितनी ज्यादा कंट्रीज इसके अंदर आएंगी उतना ही पीस का होना पॉसिबल है, क्योंकि यूएस और ईरान को अगर मनाना है तो कौन मनाएगा? अरब कंट्रीज मनाएंगी जिसके ऊपर बेसिस हैं जहां पर अटैक हो रहा है, या मेरे जैसी कंट्रीज मनाएंगी कि चलिए जी हमारा ऑयल का मामला है, पूरे दुनिया में ऑयल की तंगी हो जाएगी। तो ज्यादा कंट्रीज आने का सिर्फ मैं एक ये स्ट्रैटेजिक फायदा देख सकता हूं कि वर्ल्ड कंट्रीज आने से एक प्रेशर दोनों साइड बन सकता है। बट अपने आप में आपका जो सवाल है कि चाइना, मैं तो चाइना के साथ रशिया भी जोड़ देता हूं। रशिया ऑलरेडी काफी बिजी है, पहली बात। रशिया इसके अंदर सिवाय इंटेलिजेंस देने के और इससे बहुत बड़ा कोई काम कर नहीं पा रहा है, और ना ही वो कर पाएगा। दूरियों का भी प्रॉब्लम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चाइना। सोचिए चाइना इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा? चाइना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर। पेट्रो डॉलर्स को रिप्लेस करने की बात अगर ईरान कर रहा है तो ना वो आपकी कंट्री के रुपए की बात कर रहा है ना मेरे, वो तो चाइनीज युआन की बात कर रहा है। जो एक निकलकर खबर चल रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान कंसिडर कर रहा है कि जो भी एनर्जी चाइनीज युआन में डील करी जाएगी उसको वो हॉर्मुज से जाने देगा। हाँ, तो इसमें किसका फायदा? तो फिर सर किसका फायदा? सर नुकसान मगर अमेरिका का है, फायदा तो जाहिर है चाइना का है। आपने सवाल पूछा था कि चाइना क्यों नहीं आ रहा। हाँ, आपने बिल्कुल। तो फिर आप सोचिए, मैं अमेरिका के बारे में फिर क्यों बताऊंगा आपको? आपके सवाल का आंसर दे रहा हूं कि क्यों चाइना अंदर नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, हिस्टोरिकली चाइना किसकी लड़ाई में अंदर आया, चलिए ये बता दीजिए। किसी की भी लड़ाई में नहीं आया। तीसरा, दुनिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और आए। मतलब पूरी तौर पर अगर आप देखें, रशिया के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपने ट्रुप्स भेजे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। एक बहुत ही कम संख्या में उन्होंने भेजे, भेजना कोई मना नहीं करता।
नेटो जब भी फाइट करता है, चलिए वहां से कुछ ट्रुप्स आते हैं, बट ये उनका एक अलायंस का मामला है। बट इंडिविजुअली मुझे नहीं लगता कि आपका कोई बहुत अच्छा ऐसा कोई प्रेसिडेंस होगा कि दूसरों की लड़ाई में आप बीच में आए। पाकिस्तान का अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हर जगह इस्लामिक बॉम्ब की तरह आ भी जाता है बातचीत में, बोलने में, कहने के लिए, उसका मतलब कोई खास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से हम इस बात को देख सकते हैं। लेकिन सर इस मीटिंग में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान किस हैसियत से उसमें अंदर आएगा, अब वो भी मैं ही बताऊं? आप बताइए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की कोई बुराई की बात है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन यूएस के एडवांटेज में है, ईरान के एडवांटेज में नहीं है। एक बात, आपके और ईरान के बीच में, आपको भी याद है पिछले 1 साल में 2 बार आप लोगों ने हवाई जहाज से एक दूसरे के इलाके पे बमबारी भी कर ली है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत तगड़ा, और जिसके साथ आपका तगड़ा रिलेशन है सऊदी, क्योंकि ये वाली मीटिंग सऊदी भी अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जो भी है, लेकिन करने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। सऊदी के साथ तो आपका वो डिफेंस पैक्ट भी है, डिफेंस पैक्ट और है। आपके 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 सामने आपके कई स्पीकर्स ने हमारे नेशनल टीवी पर बोला है कि अब हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ तो वो सऊदी के ऊपर अटैक माना जाएगा, और अगर सऊदी पर हुआ तो हम देख लेंगे। तो अब वो देख लेने वाला जो मामला है वो आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सिवाय उस न्यूक्लियर पार्ट के अलावा एक बहुत बड़ा रोल अरब कंट्रीज के साथ अदा करता है। एक न्यूक्लियर वाला पार्ट मैं मान सकता हूं कि एज अ वर्ल्ड, बट अपने आप में पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी से इसलिए भी नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल दुनिया में सबसे बड़ी से अगर यूएस और चाइना की है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। एक पैसा, ये लड़ाई में जो पैसा होता है वो भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय एक अच्छा असेसमेंट ये होगा कि अरब कंट्रीज ये डिसाइड ना करें, भगवान ना करे कि वो डिसाइड करें कि हम ईरान के ऊपर पलट वॉर करेंगे। और उसकी रीजनिंग मैं उनको ये देना चाहूंगा ईरान के तरफ से कि जनाब, हमारा एम आपके ऊपर अटैक करना नहीं है, हमारा एम आपके यहाँ पर यूएस के बेसिस पर अटैक करना है। उन बेसिस के साथ कोलेटरल डैमेज में आपके यहाँ पर भी कई बम गिरे हैं, ये हम मान सकते। अगर ये वाला लाइन लेकर चले तो शायद वॉर का जो स्केल है वो अभी जहां है वहां रुक जाए, अदरवाइज वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज कि अरब कंट्रीज ये जरूर डिसाइड करें कि वो मिलकर एक अपील कर सकते हैं, जैसा भी है, या डिसाइड कर सकते हैं कि ईरान हॉर्मूज में से उनका ऑयल जाने दे। और ये पहली बार ऐसा नहीं होगा दुनिया में कि हो इस तरह की कोई एग्रीमेंट बने। इवन रशिया और यूक्रेन वॉर में ये कंसेंसस बना था कि रशिया यूक्रेन का जो वीट है, जो अनाज है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक नहीं लगाए, क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ी भारी मात्रा में गेहूं देता है दुनिया को। अदरवाइज देयर वुड हैव बीन अ क्राइसिस ऑन द फूड साइड, जो कि इस समय अगर देखा जाए हॉर्मूज अकेला अपने आप में एनर्जी का सोर्स नहीं है जाने आने का। इवन आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर जो खाना पीना आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनके यहाँ से एल्युमिनियम बाहर जाता है वो भी एक इंपॉर्टेंट आइटम है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कारों के रेट्स पर अफेक्ट आ सकता है, खाने पीने के आइटम्स के ऊपर अफेक्ट आ सकता है, ऐसी कई, इवन फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। फर्टिलाइजर अगर इफेक्ट होगा तो जायज बात है कि खाद्य पदार्थ जो है वो इफेक्ट होंगे। सो अपने आप में एक अच्छी चीज सिर्फ यही सोची जा सकती है कि यस, बेटर सेंस शुड प्रिवेल, एंड ये कंट्रीज एक अपील कर पाए, यूएस को भी अपील कर पाए, क्योंकि यूएस उनके यहाँ से उनके यहाँ बेसिस पर अगर है तो कहीं ना कहीं यूएस को उनकी भी सुननी चाहिए। बट अपने आप में अब जो 2 चीजें निकल कर आ रही हैं जो पॉसिबिलिटी में है, एक है हॉर्मूज, दूसरा है क्या वो कंट्रीज वापस ईरान पर अटैक करेंगी या नहीं करेंगी, और तीसरा क्या वो यूएस को
इसमें फर्दर रोक पाएंगी या नहीं। उम्मीद कम जरूर है, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये बात तो अक्सर लोग कर रहे हैं कि ईरान को क्या डैमेजेस हुए, इजराइल को क्या नुकसान हुआ, गल्फ कंट्रीज को क्या हुआ, लेकिन सर अमेरिका की बात इतनी नहीं की जा रही है। अमेरिका को भी तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा वॉर से, या आपको लगता नहीं उसने कुछ गेन किया है? अमेरिका को अगर नुकसान देखना होता है ना, तो अफगानिस्तान में अरबों खरबों रुपए का वो सामान छोड़ा है, जिसको मैं कह सकता हूं डैमेज। इतना बड़ा सामान वो छोड़कर आए थे, जो कि कहते हैं कि आर्मी की आर्मी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर्स लाइन में लगे हुए थे, अगर आपको याद हो। मतलब कीमत। सो अमेरिका के पास एक फायदा ये है कि वो रुपयों का लॉस झेल लेता है, आसानी से झेल लेता है। दूसरा, उसका कहीं कोई टेरिटोरियल लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि ईरान के कोई भी मिसाइल अभी तक मेन लैंड ऑफ यूएस का तो कोई डैमेज कर नहीं पाई, और ना ही कर सकती है। भाई 9,000 किलोमीटर कौन जाके स्ट्राइक करेगा? कर ही नहीं सकते, उनकी काबिलियत नहीं है। सो आगे बात के, अगर जिसको गलत है चाहे कहना, अगर 8, 10, 50, 60, 70 लोग मारे भी जाते हैं अमेरिकन, देन दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्राइस दे आर पेइंग। अमेरिकन के स्टैंडर्ड से एक लाश या एक बॉडी बैग आना भी बहुत बड़ी बात है, बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि बेसिस के ऊपर जो डैमेज है वो वेल वहीं का कमाया था, वहीं पर खाक में मिल गया। आपको क्या लग रहा है, ये जो बेसिस हैं ये क्या फ्री फंड में चल रहे थे? इसके बदले में वो कंट्रीज से कुछ नहीं मिल रहा था, इन्हीं से कमाया था, इन्हीं से वो कमा कर बेस में लगाया था। और अगर वो बस बेस टूट भी जाता है, कोई बहुत ज्यादा 2, 4, 6 जहाज भी अगर गिर जाते हैं, यूएस हैज अ इकोनॉमी जो वो सह जाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन जो नहीं सह पाएगा, जो आपने पूछा है, वो है नाक की लड़ाई। ये जो नाक कटेगी ना यूएस की, कि आप आज के बाद कहीं भी किसी के भी प्रोटेक्टर नहीं माने जाएंगे। आपके पास ये जो एक एश्योरेंस, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के पास, जो एक कई बार बोला जाता है अमेरिका हमारे साथ है, हमारे साथ है। वेल, आज के बाद अमेरिका साथ होना इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस। बड़े सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि देयर इज नो इंश्योरेंस ऑन दैट। दूसरा, इससे भी बड़ी बात, आज के बाद इंक्लूडिंग नेटो कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इस चीज पर जरूर करेंगे कि जहां यूएस के अपने इंटरेस्ट आते हैं तो वो किसी को भी नहीं बख्शता। चाहे वो ग्रीनलैंड अभी पेंडिंग में चल रहा है, चाहे वो कनाडा भी पेंडिंग में ही चल रहा है कि जी हम उसे मिला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वेनेजुला भी अगर एक देखा जाए पेंडिंग में ही चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि आई एम दी प्रेसिडेंट। बट ओवरऑल दुनिया में, जैसे फ्रांस ने भी क्या बोला है, फ्रांस ने बोला वी विल हैव टू इंक्रीज आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। क्यों? दैट मीन्स दिस ओनली, you are not safe. You are not safe from your own so-called दद्दू भैया, that is America. So नाक की लड़ाई जब तक बात कर रहा हूं, उसमें मेरे ख्याल सबसे ज्यादा चोट लगेगी यूएसए को और ट्रंप। So that is the only loss I can see. पैसों का लॉस इज एब्सोल्युटली इमटेरियल टू यूएसए। बिल्कुल ऐसा ही सर। ऐसे सर देखा जाए तो नाक तो उनकी वैसे कट चुकी है अमेरिका की, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान ऐसे रिस्पांस करेगा। ये ईरान को बहुत ही कमजोर और छोटी कंट्री मान के गए थे, लेकिन ईरान ने जो किया उस पे दुनिया हैरान रह गई सर, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया ना केवल इस बात पर हैरान रह गई कि ईरान ने स्टैंड लिया। ईरान ने स्टैंड लिया खमेनी के मरने के बाद, वो 50-60 टॉप लीडर्स मरने के बाद, उसके बावजूद वो सिस्टम उसका काम कर रहा है, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। के आपके ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई ऑर्डर आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पता है, आप उसके लिए काम करिए। वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आज के बाद यूएस और स्पेशली ट्रंप के लिए बड़ी तकलीफ है अपने मिड टर्म में वो प्रूव कर पाए रिपब्लिकन्स को, डेमोक्रेट को, अपनी आवाम को, आपने क्या पाया इस लड़ाई में, क्या पाया। इसमें आप फिर से एक्सपोज हो रहे हैं कि इराक में यूएस का कहना था न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल बॉम्ब्स हैं, इसके लिए हम गए हैं। फाइनली ना तो मिले
और फिर आपको डिक्लेयर भी करना पड़ा जो एलाइज थे कि जनाब ये गलत था, यहाँ पर कोई गलत बॉम्ब था। हाँ, ये बात निकल कर आई। तो यहां पर भी निकल कर आ रही है कि सिवाय वो 300-400 किलो यूरेनियम 60% एनरिचमेंट के अलावा आज की तारीख में या तो हमें आईएईए को बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईएईए बोलता है ठीक है भाई उनके पास इतना है और ईरान ने माना है उतना है, ये भी बात चली। तो इसका मतलब लड़ाई अपने आप में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं है। न्यूक्लियर एम्बिशन हो सकती है, मैं तो ये कहता हूं कि न्यूक्लियर एम्बिशन होना एक अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्टली न्यूक्लियर तो दैट इज हाउ आई से कि यस, एक तरीके से कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर सॉरी यूएस को एक और बड़ा लॉस हुआ है, एक्सपोज हुआ है यूएस। नेटो कंट्रीज आपके सर्वेंट नहीं है। नेटो कंट्रीज आज मना कर रहे हैं, खुलकर मना कर रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं आएंगे। जर्मनी मना कर रहा है। और एक और स्टेप आगे दिखाता हूं, नेटो कंट्रीज को यह भी रियलाइज हो रहा है कि यूके आपको अपने बेसिस इस्तेमाल करने दे रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हो आई डोंट लाइक यू, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद स्पेन। वो बेचारे मतलब आप काम तो अब नेटो कंट्रीज में फिर ये तो आएगा ही ना अंदर ही इंटरनली कि एक तो हम हाँ भी करें, हम आपको फेयरफोर्ड बेस भी इस्तेमाल करने दें, डिगो गार्सिया का बेस भी इस्तेमाल करने दें, और उसके बाद आप बोल दो आई एम नॉट हैप्पी विद यूके। नहीं वाह, ये इसमें एक क्लैरिटी आ रही है। यूरोपियन यूनियन की भी रिक्वायरमेंट 28 कंट्रीज ये रियलाइज कर रही हैं कि यूएसए की बादशाहत जो है वो थोड़ी सी मतलब यूएस सेंट्रिक है, सबके भले की नहीं। अदरवाइज आप देखिए नेटो को जब ट्रंप ने बोला कि आपका डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, 5% होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या था कि आप पैसा खर्चिए और आप मेरे से हथियार खरीदिए। सो ओवरऑल यूएसए इज इन डीप ट्रबल, देयर इज नो डिनायल ऑफ द फैक्ट। लेकिन अब बात वही है कि वो ताकत इतनी है, फाइनेंशियल ताकत इतनी है कि ले देकर मैंने देखा है नेटो कंट्रीज बाद में इसके साथ हाँ ही कर देते हैं कि चलो छोड़ो पर। अब आप बताइए ये जो अरब कंट्रीज मीटिंग करेंगे और आपको लगता है क्या ये ऐसा कंसेंसस निकाल सकते हैं कि चलिए जी सारे बेस हटा दीजिए? और अगर इन्होंने कह भी दिया तो आपको क्या लगता है यूएस से हटा लेगा? आई डोंट थिंक कि इस तरह की बात बन पाए। सर ये तो हमेशा से अमेरिका की आदत रही है। सर आपको याद होगा जब अफगान वॉर में पाकिस्तान पहले गया था तो ये डू मोर कहते रहते थे और किसी चीज से खुश नहीं होते थे। तो इनका तो सर वही हो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मुर्गी अपनी जान से गई और खाने वाले को स्वाद नहीं आया। तो बात सारी यही सर है आपके पाकिस्तानी पैनलिस्ट देखिए, नहीं तो आज उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है। आरजू काजमी साहिबा ने पाकिस्तान की मुर्गी को, ओ माय गॉड। सर हमारे साथ तो वही हिसाब किताब चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।